मेडचल जिले के घटकेसर में श्रीनिधि विश्वविद्यालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां छात्रों को बिना अनुमति के प्रवेश दिया जा रहा था। बालमुरी वेंकट ने श्रीनिधि के प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया। मेडचल जिले के घटकेसर में श्रीनिधि विश्वविद्यालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां छात्रों को बिना अनुमति के प्रवेश दिया जा रहा था। बालमुरी वेंकट ने श्रीनिधि के प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया। तेलंगाना बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने अंबरपेट अली कैफे स्क्वायर पर धरना दिया। उन्होंने बीसी के सभी जातियों को बीसी बंधु देने की मांग की। उन्होंने कहा है कि बीसी में अन्य जातियों में भी गरीब है और उनका समर्थन करना सरकार की जिम्मेदारी है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बुक्का वेणुगोपाल ने शमशाबाद स्थित अंबेडकर प्रतिमा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वाजपेयी की सेवाओं को याद किया गया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बुक्का वेणुगोपाल ने शमशाबाद स्थित अंबेडकर प्रतिमा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वाजपेयी की सेवाओं को याद किया गया। तेलंगाना बीजेपी 17 सितंबर को बस यात्रा की तैयारी कर रही है। बीजेपी तेलंगाना में सत्ता हासिल करने का लक्ष्य लेकर कदम बढ़ा रही है। इससे पहले बंडी संजय ने प्रजा संग्राम यात्रा निकाली थी। अब तेलंगाना बीजेपी ने भी ऐसा ही बस यात्रा शुरू करने की है। पार्टी सूत्रों ने इसका खुलासा किया है कि प्रत्येक क्लस्टर का नेतृत्व एक प्रमुख नेता की ओर से किया जाएगा। तेलंगाना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशन रेड्डी, राष्ट्रीय महासचिव बंडी संजय और चुनाव प्रतिबंधन समिति के अध्यक्ष इटेला राजेंद्र यात्राओं का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बस यात्रा से चुनाव से पहले पार्टी में जोश भरने में मदद मिलेगी। पुलिस ने क्यूनेट मामले के मुख्य आरोपी उपेंद्र नाथ रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटालों से निर्दोष लोगों को चूना लगा रहा है। बेल्लूरू में रहने वाले आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया गया। सीसीएस डीसीपी के शिव पल्ली ने कहा कि बहुस्तरीय मार्केटिंग धोखाधड़ी में शामिल क्यूनेट मामले के मुख्य आरोपी सीएच उपेंद्र नाथ रेड्डी को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया। क्यूनेट मामला तब सामने आया जब सिकंदराबाद के स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स में एक कॉल सेंटर में आग लगने से 6 कर्मचारियों की मौत हो गई। यह पाया गया है कि कंपनी कुछ साल पहले ही बंद हो गई थी, लेकिन अभी भी एक अलग नाम से काम कर रही है। पुलिस ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर लोगों को धोखा देने के मामले की गहराई से जांच की है। इस मामले में पिछले 3 महीने से पुलिस से बचते हुए उपेंद्र नाथ रेड्डी बेंगलुरु में छुपा हुआ था। उसे अदालत के वारंट पर शहर ले जाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। मालूम हो कि बीआरएस पार्टी ने महाराष्ट्र में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। बीआरएस आगामी चुनावों में महाराष्ट्र में अपनी उपस्थिति जताने के लिए रणनीतिक कदम उठा रही है। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने सनसनीखेज ऐलान किया। शिवसेना ने घोषणा की है कि वह आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि हमारा ध्यान महाराष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों पर है। उन्होंने कहा कि बीआरएस और एमआईएम तेलंगाना में गुप्त सहयोगी है। हम इन पार्टियों को अगले चुनाव में शिवसेना की ताकत दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि शिवसेना हैदराबाद में आम सभा करने जा रही है। इस बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल होंगे। शिवाजी ने कहा कि महाराष्ट्र में बीआरएस का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि साथ ही तेलंगाना पर शिवसेना का प्रभाव निश्चित होगा। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर मशहूर हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कई अन्य गणमान्य लोगों ने दिल्ली के सदैव अटल पर जाकर अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, मैं पुण्यतिथि पर अटल जी को श्रद्धांजलि देने में 140 करोड़ भारतीयों के साथ शामिल हूं। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व से भारत को काफ़ी फायदा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हमारे देश की प्रगति को बढ़ाने और इसे कई क्षेत्रों में 21वीं सदी में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी ने भी उस पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। बेहद लोकप्रिय वाजपेयी को 6 वर्षों तक गठबंधन सरकार की सफलतापूर्वक नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है। उस समय देश में सुधार लाए गए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया। इसके अलावा वाजपेयी का 2018 में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्रद्धेय अटल जी के विचार, उनकी वाणी आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी के समाधि स्थल पर, सदैव अटल पर श्रद्धानथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने उन एक्ट्रेस में से एक है जो अक्सर नेट पर ट्रोल होती रहती है। हालांकि हाल ही में उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसके बाद एक वीडियो साझा किया। वीडियो में ट्रोलिंग तब शुरू हुई जब शिल्पा ने खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। शिल्पा ने साफ किया कि उन्हें तिरंगे झंडे को फहराते समय पालन किए जाने वाले नियमों की पूरी जानकारी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिना चप्पल के ध्वज फहराने का नियम ध्वज संहिता में कहीं नहीं है। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए उसने गूगल पर एक लेख पाया और उसे साझा किया। उन्होंने गुस्से में कहा है कि वह अपनी अज्ञानता दिखाने वाले और नकारात्मक माहौल बनाने वाले ट्रोलर्स को बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने हकीकत जानने के लिए उन्हें फटकार लगाई। शिल्पा जल्द ही रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित किए एक वेब सीरीज में अभिनय करेंगी। इंडियन पुलिस ऑफ इसरो सौर मंडल के रहस्यों से पर्दा उठाने के उद्देश्य से सितंबर के पहले सप्ताह में 1475 किलोग्राम वजन आदित्य L1 उपग्रह को CSLV-C57 रॉकेट से लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में आदित्य L1 उपग्रह बेंगलुरु से SHR पहुंचा, जबकि SHR केंद्र में दूसरे लॉन्च पैड के वाहन असेंबल भवन के रॉकेट असेंबली का काम चल रहा था। इसरो सौर मंडल के रहस्यों से पर्दा उठाने के उद्देश्य से सितंबर के पहले सप्ताह में 1475 किलोग्राम वजनी आदित्य L1 उपग्रह को CSLV-C57 रॉकेट से लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में आदित्य AL1 उपग्रह बेंगलुरु से SHAR पहुंचा, जबकि SHAR केंद्र में दूसरे लॉन्च पैड के वाहन असेंबली भवन में रॉकेट असेंबली का काम चल रहा था। सूर्य के छिपे रहस्यों की जांच के लिए लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1 सैटेलाइट। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि सौर तूफान के दौरान निकलने वाले कणों के कारण पृथ्वी पर संचार व्यवस्था बाधित हो रही है। इसके अलावा उन्होंने प्रकाश स्पेक्ट्रम और रंग स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस प्रयोग को करने का निर्णय लिया। सनसनीखेज निर्देशक RGV ने एक समय टॉलीवुड और बॉलीवुड में सुपरहिट फिल्में दी थी और पिछले कुछ सालों से वह उनका जो मन चाहे वैसी फिल्में बना रहे हैं। RGV पहले भी AP CM जगन के समर्थन में बोलते रहे हैं। इससे पहले चुनाव के दौरे लक्ष्मी NTR नाम से फिल्म बनाई थी और सनसनी मचा दी थी। अब वह फिर चुनावी समय में व्यूहम नाम की पॉलिटिकल फिल्म लेकर आने वाले हैं। वह जगन से जुड़ी कहानी के साथ 2 भागों में फिल्म ला रहे हैं। RGV ने घोषणा की है कि पहला भाग इस साल और दूसरा भाग चुनाव से पहले जारी किया जाएगा। राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद जगन के खिलाफ साजिशें, 2009 से 2014 तक जगन की जिंदगी में क्या हुआ, रणनीति का पहला भाग दिखाएगा कि AP राजनीति में क्या विकास हुआ। RGV ने पहले ही फिल्म तथागत का एक टीजर जारी कर दिया और हाल ही में फिल्म तथागत और एक टीजर जारी किया है। इस टीजर में राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद के हालात को दिखाया गया था। जगन और जगन के परिवार की भूमिकाओं के अलावा RGV ने चंद्रबाबू, पवन कल्याण, चिरंजीवी, अल्लू अरविंद, सोनिया गांधी, रोशैया, मनमोहन सिंह आदि की भूमिकाएं दिखाई। और देखते हैं कि यह फिल्म आंध्र प्रदेश में कितना सियासी हलचल मचाती है। टीजर के अंत में उन्होंने चंद्रबाबू से पूछा कि क्या वह एक दिन कल्याण की पीठ में छुरा घोंपेंगे। जवाब में चंद्रबाबू ने कहा कि वह खुद मार लेगा। यह डायलॉग वायरल हो गया। गुरुग्राम के नूह में पिछले महीने हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में पुलिस ने बजरंग दल के गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में CCTV में रिकॉर्ड हुए दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। हाथों में बंदूकें और डंडे लिए सिविल ड्रेस में पुलिस ने पीछा कर आरोपियों को पकड़ लिया।
आरोप पर दंगा भड़काने, हिंसा भड़काने, धमकी देने, सरकारी कामों में बाधा डालने और सरकारी अधिकारी पर हथियार से हमला करने के आरोप है। पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव की पृष्ठभूमि में भारत और चीन के उच्च अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है। हाल ही में 19वें दौरे की बातचीत हुई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने खुलासा किया है कि इस चर्चा में सकारात्मक माहौल रहा। पता चला है कि दोनों देशों ने खुलकर अपने विचार साझा किए और आगे की चर्चा पर सहमति जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि चुशुल मोल्डो सीमा क्षेत्र में भारत चीन कोर कमांडर स्तर पर बातचीत हुई। पता चला है कि इस महीने 13 और 14 तारीख को चर्चा हुई थी। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की गाइडलाइन के मुताबिक अधिकारियों ने अपने विचार साझा किए। यह पता चला है कि वे बाकी मुद्दों को धीरे धीरे हल करने के लिए सैन्य और राजनीतिक चर्चा और परामर्श जारी रखने पर सहमत हुए हैं। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष इस समय सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ कहर बरपा रही है। राज्य में सोमवार को अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से 53 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड भी भारी बारिश से और बाढ़ से जूझ रहा है। भारी बारिश के कारण राज्य में 4 लोगों की जान गई और अन्य 9 लोग लापता हो गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य तेज कर दिया। हिमाचल की राजधानी शिमला में सोमवार को भूस्खलन के कारण एक शिव मंदिर में ढह जाने से श्रावण माह में पूजा कर रहे श्रद्धालु जिंदा दफन हो गए। अब तक 9 शव बरामद हो चुके हैं। माना जाता है कि मलबे के नीचे अन्य 25 लोग मारे गए हैं। शिमला में अन्य जगहों पर भूस्खलन में 5 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने 17 लोगों को बचाया। तूफान के कारण सोलन जिले के एक ही परिवार में 7 सदस्यों की मौत हो गई। इसी जिले में एक अन्य घटना में मकान गिरने से 2 बच्चों की जान चली गई। कई जिलों में मकान ढह गए। राज्य भर में 752 सड़कें प्रभावित हुई और यातायात ठप हो गया। 621 सड़कें बंद हो गई। मौसम विभाग ने गुरुवार तक 12 जिलों के लिए भारी बारिश की पीली चेतावनी दी है। सरकार ने सोमवार को शिक्षण संस्थानों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त शिमला का कालका रेलवे लाइन बारिश से बह गई है और हवा में लटक रही है। अधिकारियों ने खुलासा किया कि गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरनाक स्तर से ऊपर बह रही है। हरिद्वार के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर गंगा नदी 294.90 मीटर की ऊंचाई पर बहती है। उत्तराखंड के देहरादून में एक रक्षा प्रशिक्षण केंद्र बारिश के कारण ढह गया। राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पौड़ी जिले में भूस्खलन के कारण 5 लोग लापता हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों ने बताया है कि इस सीजन में बारिश और भूस्खलन से करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना की सुरंग में बाढ़ का पानी घुसने से 114 मजदूर फंस गए। पुलिस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और रस्सी की मदद से उन सभी को बचाया गया। मध्य महेश्वर घाटी में पुल टूटने से तीर्थयात्री एक तरफ फंस गए। बारिश के कारण कई इलाकों में फसलों को नुकसान हुआ है। हरिद्वार जिले के 24 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अधिकारियों ने बताया है कि बारिश और भूस्खलन के कारण सड़कें कट जाने के कारण 4 धाम यात्रा सोमवार से 2 दिनों के लिए अस्थायी रूप से रोक दी गई है। उन्होंने कहा है कि 4 धाम यात्रा की ओर जाने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हैं। मंत्री केटीआर ने कहा है कि बड़े क्षेत्र में तैयार डबल बेडरूम वाले मकान अगले सप्ताह से लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में 75,000 से ज्यादा डबल बेडरूम बांटे जाएंगे। उन्होंने मंत्री तलसहनी श्रीनिवास यादव, संबिता इंदिरा रेड्डी, महमूद अली और उप सभापति पद्मराव गौड़ से भी मुलाकात की। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इस बैठक में डबल बेडरूम घरों के वितरण पर चर्चा हुई, जिसमें जीएचसीएम के अधिकारी भी शामिल हुए।
मंत्री केटीआर ने कहा कि बड़े क्षेत्र में तैयार डबल बेडरूम वाले मकान अगले सप्ताह से लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 75,000 से ज़्यादा डबल बेडरूम बांटे जाएंगे। उन्होंने मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, सविता इंद्रा रेड्डी, महमूद अली और उपसभापति पद्मराव गौड़ से भी मुलाकात की। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में डबल बेडरूम घरों के वितरण पर चर्चा हुई, जिसमें जीएचएमसी के अधिकारी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, उनकी सत्यापन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। मंत्री ने अधिकारियों को इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया। मंत्री केटीआर ने कहा है कि राज्य सरकार जीएचएमसी ने 1 लाख डबल बेडरूम घर बनाने की उन्हें गरीबों में वितरित करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। यह बताया कि पहले ही पूरे राज्य में 70,000 घरों के अलावा अंतिम चरण में 5,000 अन्य घरों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और अगले सप्ताह से लाभार्थियों को सौंप दिया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि ग्रेटर में लाभार्थियों को 4,500 से अधिक घर पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शब्बीर अली ने कहा है कि कल तेलंगाना के मंत्री केटीआर रामाराव ने जो बातें कही है वह अलोकतांत्रिक है। उन्होंने इस बात पर आक्रोश व्यक्त किया है कि केटीआर जो सार्वजनिक हस्ती नहीं है, उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। मांगते फिरते थे, केसीआर केटीआर भीख मांगते फिरते थे। आज उनको नए शहर में आईटी सिटी में हर बंगले में 30% हिस्सा उनका है। 30% हिस्सा केटीआर का, कविता जी का, केसीआर साहब का, संतोष जी का, हरेश जी का, पूरे गाँवों का है हो गया है वो। तो उस तरीके से आज हम ओवरऑल नहीं बनाते। कांग्रेस पार्टी राजशेखर रेड्डी और मैं इंचार्ज मिनिस्टर होने के नाते तो कांग्रेस पार्टी तो हार गई। केसीआर राजशेखर रेड्डी साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं एक बचा हुआ हूँ, जिंदा गवाह हूँ कि हमने वो रोड को कैसे उससे बनाए कि वो 60 किलोमीटर की रोड को 160 किलोमीटर करके हमने उतनी बड़ी रोड बनाने से आज वहाँ डेवलपमेंट आया। हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, पीवी नरसिम्हा राव बड़ा ब्रिज बनाए, गोदावरी से पानी लाए, कृष्णा से पानी लाए, मेट्रो रेल लाए। आज वो मेट्रो रेल का क्या हाल है? फेस 1 वो आना था इमलीबंद तक, वो आना था फलकनुमा तक, लेकिन इमलीबंद पे ख़त्म हो गया। कौन जिम्मेदार है? टीआरएस और एमआईएम दोनों जिम्मेदार है कि वो ट्रेन को आने नहीं दिए। उसके बाद सेकंड फेस में था कि वो फलकनुमा से एयरपोर्ट जाने का था, वो भी ख़त्म कर दिए। अब आप इलेक्शन नज़दीक है, आप बोल रहे हैं कि हम देंगे, हम लेंगे। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी स्कीम ही नहीं है, तो ये तुम्हारा मेट्रो रेल कहाँ है, कौन आता, कहाँ देते? सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी रहने के बाद ये कंट्रैक्टर नहीं आ रहे, तो ये बगैर गारंटी के कौन आएगा? ये झूठ है। मेरे कान तुम खुश करो, तुम्हारे कान क्योंकि एमआईएम भी चाह रही है कि कोई हमारा यहाँ चीफ मिनिस्टर के बयानात को आवाम तक ला के फिर वो भी आवाम को धोखा दें। तो इलेक्शन में 5 साल तक कुछ नहीं किए, किसी को घर न दिला पाए। इसके साथ साथ हमारे जो डेवलपमेंट्स हैं उसको बेच रहे हैं। 100 करोड़ रुपए पर एकड़ बेचकर केसीआर हिंदुस्तान दुनिया को बता रहे कि देखो मैंने डेवलप किया। कुछ भी नहीं दिए, एक टट्टा रेती भी नहीं डाले उन्होंने। ये सारा का सारा काम कांग्रेस की हुकूमत ने ओवरऑल के जरिए हमने बनाया। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बीजेपी ओबीसी ग्रेटर अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा है कि तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा बीसी को आवंटित 1 लाख रुपए की पूरी योजना बीसी जातियों को मिलनी चाहिए। अंबरपेट में ज्योतिराव फूले की प्रतिमा पर बीजेपी ओबीसी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा राज्य सरकार के लिए बीसी सस्ते हो गए हैं। उन्होंने बुजुर्गों के कमजोर वर्गों को डबल बेडरूम घर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक बीसी जाति को 1 लाख रुपए का ऋण देने की मांग की। अन्यथा उन्हें चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा के केंद्रीय जिला अध्यक्ष, सचिव, सदस्य नेता व अन्य शामिल हुए।